ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 यानी सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर के हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें एक पार्ट अपना कंप्लीट हो भी चुका है। यानी उसमें लगभग 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उसको जरूर से देखा होगा और आपने आंसर भी दिया होगा। आज हम उसी चैप्टर से कुछ और क्वेश्चनों को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। आप यहां पर जो भी क्वेश्चन हो उसका सबसे पहले आंसर दीजिए, फिर आप मैच करके देखिए कि आपका आंसर सही है अथवा नहीं, ताकि आपका अभ्यास कंप्लीट हो सके। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर का पार्ट नंबर 2। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को, जिसमें हमारे पास आज जो क्वेश्चन है उसमें नंबर फर्स्ट में है कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। कहने का मतलब है कि सेमीकंडक्टर में विद्युत चालन जो है वो किस कारण से होता है। ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, जिसमें है केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा, केवल होल के द्वारा, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आपका सही होगा आप कमेंट्स में जरूर से बताइए यहां पर कि अर्धचालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किस कारण से होता है। क्या इलेक्ट्रॉन, क्या होल, या दोनों की वजह से, या इनमें कोई भी नहीं। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी अर्धचालक में विद्युत चालन जो है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से ही होता है। क्योंकि यहां पर संयोजकता जो कोष है वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो वहां पर एक होल मिलेगा और वहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से ही सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पर क्वेश्चन है चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल की कोटि, यानी जो एनर्जी गैप है उसकी जो वैल्यू है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी Eg का जो मान है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब आपको यह बताना है कि यह जो एनर्जी का गैप है उस स्थिति में वह अवरोधक होगा, चालक होगा, अर्धचालक होगा, या कोई मिश्र धातु होगी। एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहां पर एनर्जी गैप का मान 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होता है वो आंसर आपको यहां पर देखना है। क्या वो कोई अवरोधक यानी कोई विद्युत रोधी, चालक, अर्धचालक, या मिश्र धातु। कमेंट्स में आप जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। फिर देखते हैं हम इसका आंसर। तो हमें पता है कि चालकों के लिए एनर्जी गैप जो होता है वो 0 होता है, यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड जो है वो एक दूसरे में ही अतिव्यापित होते हैं। अर्धचालकों के लिए जो एनर्जी गैप होता है उसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जबकि कुचालक या विद्युत रोधी जो है उसके लिए इसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। समझ में आ चुका होगा कि आपका आंसर क्या होगा। तो इस स्थिति में वह क्या है, अर्धचालक है, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके आगे और क्वेश्चन नंबर 3। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें यह दिया गया है कि एक ठोस में चालन बैंड, यहां पर ये संयोजकता बैंड हो गया जिसका टॉप का जो ऊर्जा स्तर है उसको हम ईवी से दर्शाते हैं। यहां पर हमारे पास एनर्जी गैप हो गया और इसके ऊपर हमारे पास में हो गया चालन बैंड। ये चालन बैंड का सबसे नीचे वाला ऊर्जा का स्तर हो गया जिसको हम ईसी से दर्शाते हैं। यहां पर बोला गया है कि कोई ठोस है, उस ठोस के लिए जो चालन बैंड है, इस चालन बैंड में 0 केल्विन पर यह चालन बैंड आंशिक भरा हुआ होता है। तो चालन बैंड में होते क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन या तो पहले से होते हैं या फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर आपके संयोजकता बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं।
तो यहां पर पहले से बोला गया है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर वह आंशिक रूप से भरा हुआ है। कहने का मतलब इसमें पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें विद्यमान है। तो अब आपके यहां पूछा गया है कि ये जो ठोस है वो क्या होगा, चालक होगा, अर्धचालक होगा, कुचालक होगा या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। आंसर आप टाइप कीजिए, चालक, दूसरा ऑप्शन अर्धचालक, तीसरा ऑप्शन है कुचालक और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है कि आपने टाइप कर दिया होगा और राइट आंसर जो है वो है चालक होगा, क्योंकि 0 केल्विन पर तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक आदर्श कुचालक की तरह व्यवहार करता है, यानी प्योर कुचालक होता है। कब? 0 केल्विन पर। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो संयोजकता बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होकर पहुंचते हैं कहां पर? चालन बैंड में। अब देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि एक शुद्ध अर्धचालक में या नैज अर्धचालक में डोपिंग की जाती है, यानी अशुद्धि मिलाई जाती है, तब आवेश वाहकों को उदासीन करने के लिए। कहने का मतलब है नैज अर्धचालकों में डोपिंग क्यों की जाती है? तो पहला इसका ऑप्शन है आवेश वाहकों को उदासीन करने के लिए डोपिंग की जाती है। दूसरा है बहुसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण बढ़ाने के लिए, यानी आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट में है फेंकने से पहले उदासीन करने के लिए। नेक्स्ट में है और अधिक शुद्धिकरण करने के लिए। तो इसके अनुसार आपका क्या आंसर होगा आप कमेंट्स में जरूर बताइए। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी बहुसंख्यकों के सांद्रण को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर होल और फ्री इलेक्ट्रॉन इनका अनुपात रहता है समान, तो फिर वहां पर उनकी संख्या ज्यादा करने के लिए ही डोपिंग की जाती है। तो हमारे पास आंसर आपको मिल गया होगा ऑप्शन बी। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में है कि निम्न में से ग्राही अशुद्धि है, निम्न में से ग्राही अशुद्धि है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछे हुए भी हैं। तो ग्राही अशुद्धि हमारे पास कौन से प्रकार में बनेगी, यानी पी प्रकार या एन प्रकार? याद कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जल्दबाजी में हमारा आंसर गलत होता है। तो हमारे पास में है ग्राही अशुद्धि। ग्राही अशुद्धि का मतलब है कि वह अशुद्धि जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण तो वह करेगा जहां पर पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हमारे पास कौन से वर्ग के तत्वों में होगी? 13वें वर्ग के, यानी त्रिसंयोजक वाले में एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है? कमी। तो इसका मतलब पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर बनेगा, पी प्रकार का जो सेमीकंडक्टर बनेगा, उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो कौन सी होती है? ग्राही अशुद्धि। और उसके एग्जाम्पल हमारे पास में है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थोरियम। तो इसका मतलब इनमें से जो आंसर होगा वो ग्राही अशुद्धि का होगा। और इनके अलावा अगर आपके एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है तो 15वें वर्ग यानी पंच संयोजक वाले तत्वों का हम इस्तेमाल करते हैं, और उनमें उनके एग्जाम्पल काफी बार पूछे जाते हैं। तो हमारे पास इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने इनके एग्जाम्पल जाने थे। एन टाइप वाला जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमारे पास में आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb। तो ये हमारे पास में जो है वो एन टाइप वाले बनेंगे। ये हमारे पास डोनर अशुद्धि का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर इनमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, पंच संयोजक होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि निम्न में से ग्राही अशुद्धि है। ऑप्शन हमारे पास में है आर्सेनिक, इंडियम, एंटीमनी और फॉस्फोरस। तो हमारे पास देखो आर्सेनिक इस वाले पार्ट में है, एंटीमनी जो है वो इसमें है, फॉस्फोरस इसमें है।
तो हमारे पास में है इंडियम, यानी हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें अपने पास में है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें यह दिया गया है कि पी प्रकार के अर्धचालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। पी टाइप वाले में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। होल, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयन, होल व इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, आप टाइप कीजिए। ऐसे नहीं कि वीडियो देखें और हल करें ही नहीं, आप आंसर जरूर से दीजिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर यहां पर दिए हैं। तो राइट आंसर जो है वो आपने बता दिया होगा। राइट आंसर इसमें अपने पास में है होल, यानी ऑप्शन ए या ए। तो ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है कि अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। हमने यहां पर स्टार्ट में ही इसके बारे में कुछ समझा भी था। अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, इसी टॉपिक पर आधारित पिछले वर्ष यानी राजस्थान बोर्ड का जो पेपर आया था उसमें ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालकों की परिभाषा भी पूछी गई थी। तो एनर्जी गैप के आधार पर हमारे पास अर्धचालक को बताना है। ऑप्शन हमारे पास में है कि अगर Eg का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो क्या वो अर्धचालक होगा। दूसरी कंडीशन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। नेक्स्ट में है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद आ चुका होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चालक, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अगर एनर्जी गैप है तो अर्धचालक, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है तो कुचालक या विद्युत रोधी। तो राइट आंसर अपने पास में है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। ये हमारे पास में हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट में अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का था जैसे अभी अपने पास में ग्राही अशुद्धि का था। इस बार क्वेश्चन आपके दाता अशुद्धि का है। तो हमारे पास में है निम्न में से दाता अशुद्धि है कौन सी है। तो डोनर वाला आपके रहेगा किसमें, एन टाइप में, और ग्राही वाला जो है वो रहेगा आपके पी टाइप में। तो एग्जाम्पल हमारे पास में दे रखा है ऑर्सेनिक, एल्यूमिनियम, बोरॉन और गैलियम। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल स्पीड से आप यहां पर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, पहले आप क्वेश्चन नंबर डालिए और उसके बाद में जो भी एबीसीडी टाइप का है तो टाइप कर दीजिए। तो राइट आंसर इसमें हमारे पास में है ऑप्शन ए, यानी ऑर्सेनिक। देखिए डोनर वाले में ऑर्सेनिक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में है यहां पर, जिसको आपको थोड़ा सा समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबको आराम से आपको समझना है फिर आंसर बताना है। नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है वो ताप वृद्धि होने पर कम होता है। तो सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो इसने बोला है कि प्रतिरोध जो है वो कम होता है। तो क्या यह सही कथन है अथवा गलत है। दूसरा है शुद्ध सिलिकॉन को किसी त्रिसंयोजी, जो आपके पास नेज अर्धचालक है उन्हीं में अपने पास में है सिलिकॉन को त्रिसंयोजी यानी +3 वाली अपद्रव्य द्वारा मादित करने पर यानी अपमिश्रित करने पर या डोपिंग करने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। याद कीजिए पी प्रकार का अर्धचालक आपके त्रिसंयोजकता वाले से बनता है या 5 वाले से, आपके माइंड में आ चुका होगा। तो पी टाइप तो आपके किसकी वजह से बनता है, त्रिसंयोजक की वजह से। इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है वो तो गलत नहीं है। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन आपका सही था या गलत। टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है। तो बिल्कुल सही है ये भी कि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड वाला भी आपका सही है। हमें गलत कथन को छांटना है।
एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल होते हैं। इसमें हमें थोड़ा यहां पर गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अभी हमने जाना था पी टाइप वाले में होल ज्यादा होते हैं, जबकि इसने बोला है एन टाइप में, जबकि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन से जो है वो यहां पर गलत कथन है। चौथे को भी देख लेते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुसंख्यक होल है तो अल्पसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर जो है वो अपने को मिल चुका है ऑप्शन से। अब बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी आप बिल्कुल आराम से यहां पर समझिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। आंसर जरूर से आपको देने हैं, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कितने क्वेश्चनों के आंसर आपने सही दिए हैं। एक तरह से आपका ये टेस्ट हो रहा है यहां पर, जिसमें है कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति विन्यास में, यानी पीएन संधि डायोड को फॉरवर्ड वाइस में अगर जोड़ा जाता है तो क्या होगा। जिसमें लिखा हुआ है एन सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। फॉरवर्ड वाइस में एन सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से जुड़वा रहा है, यहां पर सही या गलत। नेक्स्ट हमारे पास में है पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। इसमें बोल रहा है कि एन को पॉजिटिव से, सेकंड में यहां पर बोला गया है पी को बैटरी के प्लस से, थर्ड में हमारे पास में है यहां पर डायोड के अंदर, यानी पीएन संधि डायोड जब बनेगा तो डायोड के अंदर धारा की दिशा एन से पी की ओर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पी है, ये एन है, और इसको अपन बैटरी से जोड़ देते हैं। यहां पर हम बैटरी यूज करेंगे अभी। इसने बोला है कि धारा एन से पी की ओर, तीसरा। और चौथा दे रखा है पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया है, पी यहां पर नेगेटिव से जोड़ा गया। तो इसमें आपको देखना है कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जब फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड वाइस में पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, यानी प्लस पी से, और एन जो है वो जुड़ेगा माइनस से। इसका मतलब ये गलत, ये भी गलत हुआ, और पी बैटरी के प्लस से, और धारा जब आपके पास प्लस इधर रहेगा तो धारा की दिशा इधर से इधर की ओर होगी। इसका मतलब राइट आंसर जो है वो आपको मिल चुका होगा, और ये हमारे पास में है ऑप्शन बी, पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अब इससे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वो हमारे पास में है कि जब पीएन संधि का निर्माण होता है, जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो वहां पर बहुसंख्यक आवेशवाहक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक, उनकी वजह से धारा का प्रवाह होता है संधि के निर्माण के समय। तो उस समय वहां पर कौन सी धारा होती है। ऑप्शन हमारे पास में है जो आपको दिख रहा होगा। अपवहन धारा है एक, तो एक विसरण धारा है, एक हमारे पास में चालन धारा है, और एक हमारे पास में है विसरण व अपवहन दोनों। तो राइट आंसर क्या है वो अब आपको यहां पर बताना है। सिंगल या तो अपवहन धारा, विसरण धारा, थर्ड में हमारे पास में है चालन धारा। जब संधि का निर्माण होता है उस समय की कंडीशन है, उसके लिए यहां पर पूछा गया है। और ऑप्शन डी जो है यानी द जो है उसमें है विसरण और अपवहन दोनों धाराएं होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर हमारे पास जो राइट आंसर है, उम्मीद है आपने टाइप कर लिया होगा, और राइट आंसर जो है वो है विसरण और अपवहन धारा दोनों ही होती है, क्योंकि बहुसंख्यकों की वजह से विसरण धारा होती है और अल्पसंख्यकों की वजह से अपवहन धारा होती है, और दोनों धाराएं एक दूसरे को बैलेंस करके समाप्त कर देती हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन जो था उसका आंसर हो गया विसरण और अपवहन धाराएं दोनों ही उस समय होती हैं। नेक्स्ट इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें यह था कि अर्ध तरंग दिष्टकारी जब बनाया जाता है, यानी जो आदि तरंग का दिष्टकरण किया जाता है, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में कितने डायोडों का उपयोग किया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो था उसमें कितने डायोड का उपयोग होता है।
ऑप्शन आपके सामने है, 1 का, 2, 3 या 4। तो सही आंसर जो है वो है 1 डायोड का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब अपने पास में है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी में कितने डायोडों का उपयोग किया जाता है, जिसमें है 1, 2, 3 और 5। तो राइट आंसर जो है टाइप कीजिए फटाफट से आप। तो राइट आंसर है इसमें 2 डायोडों का उपयोग किया जाता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनाने के लिए एक व्हीटस्टोन सेतु की संरचना का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें 4 डायोडों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो अपने यहां पर सिलेबस में नहीं है। क्लियर है। तो हमारे पास में अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए 1 डायोड और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए 2 डायोडों का उपयोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो हमारे पास में है कि जब पीएन संधि पर अग्रदिशिक बायस यानी फॉरवर्ड बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है, यानी फॉरवर्ड वाइसिंग की जाती है पीएन संधि की, तब यह विभव रोधक बढ़ाता है, यानी रोधी का विभव जो वहां से हमें मिलता है या जो बैरियर वहां पर प्राप्त हो रहा है, क्या वो बढ़ता है? बहुसंख्यक वाहक धारा को शून्य कर देता है, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से जो धारा का प्रवाह होता है उसको शून्य कर देता है, फॉरवर्ड वाइसिंग। नेक्स्ट में है विभव रोधक को कम कर देता है, यानी जो वहां पर विभव प्राप्त होता है, रोधी का विभव जो अवक्षय परत बनती है उसकी वैल्यू को कम कर देता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो जब फॉरवर्ड वाइसिंग की जाती है तो अवक्षय परत की वहां पर मोटाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बाहर से आरोपित वोल्टेज V है, रोधी का विभव V नोट है, तो इसका मान क्या हो जाता है? कम होता है, यानी उसकी रुकावट को कम करता है फॉरवर्ड वाइस। क्लियर है। ये हमारे पास ऑप्शन जो था आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको अब हम यहां पर देखते हैं। वो हमारे पास में है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई 2 कार्बनिक यौगिक अर्धचालकों के नाम बताइए। ऑप्शन हमारे पास में है एंथ्रासीन, मादित थैलोसियानिस, ऑप्शन स है ए व ब दोनों, और डी ऑप्शन है गैलियम फॉस्फाइड। क्या आंसर होगा? आप जल्दी से टाइप कीजिए, आंसर जरूर टाइप करना है। तो राइट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन सी, यानी आपके पास एंथ्रासीन और मादित थैलोसियानिस ये दोनों ही कार्बनिक यौगिक अर्धचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में इसका जो है उसको अब हम यहां पर समझ लेते हैं, जिसमें हमारे पास ये दिया हुआ है कि पीएन संधि डायोड जो है वो किस प्रकार का एक उपकरण है। ये हमारे पास ऑप्शन है रेखीय युक्ति है, अरेखीय युक्ति है, तापीय युक्ति है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, डायोड का जब निर्माण किया जाता है तो हमारे पास V और I के बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है या I और V के बीच में ग्राफ बनाया जाता है तो सीधी सरल रेखा नहीं बल्कि वक्र के रूप में यह प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, क्या होगा? यह एक अरेखीय युक्ति होती है। क्लियर है। अरेखीय युक्ति होती है। नेक्स्ट में अब अपने पास जो क्वेश्चन है वो है कि अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है। अभी आया था कार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण, अब अपने पास क्वेश्चन है अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण। ऑप्शन आपके सामने है जर्मेनियम, नेक्स्ट अपने पास में है CDS, फिर से ऑप्शन पे है एंथ्रासीन, फिर अपने पास द ऑप्शन पर है पॉली एनिलीन। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन में जर्मेनियम, ये तो आपके पास तात्विक अर्धचालक हो गया, जर्मेनियम और सिलिकॉन।
एंथ्रासीन और थैलोसानिस जो है वो आपके पास में कार्बनिक हो गया। पोली वाले जो है वो आपके पास बहुलक वाले बन गए। तो सीधा सा ऑप्शन है हमारे पास CDS जो है वो इसका राइट आंसर है, जो कि आपके अकार्बनिक है, यानी जिसमें कार्बन नहीं होता है। कैडमियम और सल्फर का मिक्सचर ये जो यूज होने वाला है ये आपके पास में राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जिसमें यह दिया गया है कि सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। यह तो हमें पता है कि अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और हमारे पास पूरा चैप्टर जो है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए ही है। तो जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल निश्चित होता है। तो यहां पर पूछा गया सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, यानी Eg का मान कितना होता है। यहां पर जर्मेनियम के लिए कम होता है और सिलिकॉन के लिए ज्यादा होता है। ऑप्शन आपके सामने है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, आप यहां पर बिल्कुल जल्दी से टाइप करके बता दीजिए सिलिकॉन के लिए कितना होगा। तो हमारे पास यहां पर 0.72 जो है वो जर्मेनियम के लिए है और 1.1 जो है 1.12 होता है वो हमारे पास में है सिलिकॉन के लिए। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन से। फिलहाल यहां पर है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास इसका राइट आंसर मिल जाता है। तो उम्मीद है कि आपके आज जो क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं उनमें से आपके अधिकतर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हुए होंगे। आप यहां पर कमेंट्स में बताइए कि कितने क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट थे। तो हम यहां पर नेक्स्ट भाग में चैप्टर नंबर 14 के फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 13 के MCQ टाइप के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में उसके फिल इन द ब्लैंक्स। इस प्रकार से अपना रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा और जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स जिनकी की भरमार होगी वो भी आपके कंप्लीट होंगे और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आपका बस एक ही काम है, क्वेश्चन को ढंग से समझिए, फोकस कीजिए और आंसर जरूर से टाइप करके यहां पर डालिए कि इस क्वेश्चन का आंसर यह है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा और पेपर में आंसर भी सही आप करके आओगे। तो नेक्स्ट में देखते हैं चैप्टर नंबर 14 के फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये थे आज के अपने चैप्टर नंबर 14 के MCQ टाइप के क्वेश्चन। और क्वेश्चन अगर आपके पास में हो तो आप कमेंट्स करके उनके आंसर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट के लिए धन्यवाद।